ये मैजिक नहीं, लेकिन एक ड्रॉप सोल्यूशन का कलर रेड से ब्लू बना देता है। आखिर इंडिकेटर्स का ये सीक्रेट क्या है? तो चलिए सीखते हैं कि इसका सीक्रेट क्या है। आपने लिटमस पेपर तो देखा होगा, एसिड में रेड कलर शो करता है और बेस में ब्लू कलर शो करता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा होता क्यों है। तो चलिए इसकी केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले बिहाइंड द कलर चेंज केमिस्ट्री देखने के लिए आपको ये जानना है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स एक ऐसी सब्सटेंस है जो एसिड और बेस में डिफरेंट कलर शो करती है। जैसे मैंने आपको लिटमस पेपर का बताया था, लिटमस पेपर एसिड में रेड और बेस में ब्लू है, तो लिटमस पेपर खुद एक इंडिकेटर है। और मोस्टली इंडिकेटर्स वीक एसिड्स या फिर वीक बेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक वीक एसिड इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें इस तरीके से लिखते हैं, ये वीक एसिड इंडिकेटर है और उसकी एनालाइजेशन हुई तो ये प्रोटॉन और इंडिकेटर बनाए। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। अब यहाँ आप इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो। जो आपके पास यहाँ पर दो पार्ट हैं, ठीक है। अब जो इंडिकेटर के कलर्स आते हैं वो दो कलर आते हैं, एसिडिक के लिए अलग और बेसिक के लिए अलग। तो आपके पास एक जो कलर है वो यहाँ से आता है, ठीक है, प्रोटोनेटेड इंडिकेटर के थ्रू, और जो दूसरा कलर है वो यहाँ से आता है, ठीक है, नेगेटिव पार्ट से आता है। जो ये आपके पास पार्ट है ये एसिडिक को रिप्रेजेंट करता है जब आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, और ये जो पार्ट है आपके पास ये बेस को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर देता है जब आपके पास बेसिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव पार्ट है ये ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये कैसे कलर्स चेंज होते हैं, उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं क्या होता है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इस इक्वेशन को भी चेक करें और इसको भी देखें। सबसे पहले लेट्स सपोज के अगर तो हमारे पास एक सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है। एसिडिक सोल्यूशन में क्योंकि हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा होते हैं, तो जो इंडिकेटर का ये पार्ट है दैट इज आयनिक पार्ट, ये आयनिक पार्ट एज अ ब्रॉन्स्ट्रिंग बेस एक्ट करेगा। और जब ये ब्रॉन्स्ट्रिंग बेस एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा जो कि बेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और साथ इंडिकेटर, मतलब ये फॉर्म बनेगी। फिर रिएक्शन कहाँ जा रहा है, द साइड। ठीक है, अच्छा अब देखें तो ये आपके पास ये जो फॉर्म बन रही है दैट इज अनआयनाइज्ड फॉर्म। तो जब ये अनआयनाइज्ड फॉर्म बन रही है इसका मतलब ये है कि ये शिफ्ट है टूवर्ड्स एसिड, मतलब अब उसमें हाइड्रोजन आयन्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम इसका ऑपोजिट प्रोसेस देखें, जब हमारे पास कोई भी एक सोल्यूशन जो है वो बेसिक है, तो जब बेसिक सोल्यूशन होगा उसमें हमारे पास OH नेगेटिव आयन्स होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एसिड जो है वो थ्रू हाइड्रोजन आयन रिकग्नाइज होता है और बेस हाइड्रोक्सिल आयन जो रिकग्नाइज होते हैं। अब जो ये हाइड्रोक्सिल आयन है ये क्योंकि आपके पास जो इंडिकेटर जब आप ऐड करेंगे तो इसमें प्रोटॉन्स भी हैं और बेसिक एनायनिक पार्ट भी है, ठीक है, मतलब बेसिक पार्ट जो है। तो अब आपके पास ये जो बेसिक पार्ट हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ये शिफ्ट करेगा हाइड्रोजन पार्ट की तरफ, ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बनाएगा, H2O। अभी ये हमारे पास तो कन्वर्ट हो गया, रह के गया हमारे पास बेसिक पार्ट, ठीक है, नेगेटिव इंडिकेटर। अब ये जो हमारे पास इंडिकेटर है ये क्योंकि ज़्यादा है और इसका कलर होता है ब्लू, तो अब हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स दिस। तो अगर आप एक चीज़ एनालाइज करें तो बेसिक जब सोल्यूशन था तो हमारे पास जो आयनिक पार्ट है दिस वन ये ज़्यादा है और ब्लू कलर हमारे पास आएगा, ठीक है, मैं इसके लिए बी लिख रही हूँ, ब्लू फॉर ब्लू कलर। और जब हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन है तो उस टाइम पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा है, ठीक है, और इसका कलर कौन सा था, रेड। मैं इसके लिए R लिख रही हूँ। तो आई होप कि आप इसको समराइज करें, वीडियो को बीच में पॉज करें और फिर रिपीट पर देखें, ठीक है, पहले खुद एनालाइज करें एंड देन रिपीट पर देखें, फुल लेक्चर को फॉलो करें और एंड तक देखें। ओके स्टूडेंट्स, आपको 3 मेन जो लाइन्स हैं या पॉइंटर्स हैं वो याद रखने हैं।
ताकि आप एग्जाम में लिखें और आप इजीली एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स ग्रैब कर सकें। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। आपको ये पॉइंट्स नहीं भूले और इनको लाजमी ऐड करना है। द फर्स्ट वन इज इंडिकेटर। इंडिकेटर को आपने लिखना है, या तो वो वीक एसिड है या फिर वीक बेस है। एंड द सेकेंड पॉइंटर इज डिफरेंट कलर्स होते हैं आपके पास, क्योंकि इंडिकेटर के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक प्रोटोनेटेड इंडिकेटर पार्ट है और एक जस्ट नेगेटिव पार्ट है। तो इन दोनों की वजह से कलर आते हैं। एंड द सेकेंड, द लास्ट थर्ड थिंग इज कलर चेंज ड्यू टू इक्विलिब्रियम शिफ्ट। जब इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट होता है, जब लेफ्ट शिफ्ट होता है, तो उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये अगर आपको ये 3 पॉइंटर्स याद हैं तो आप इसको फुल एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं और आपके लिए मार्क्स ग्रैब करना बहुत ईजी है। इंडिकेटर चूज करना सिर्फ कलर का गेम नहीं है। गलत इंडिकेटर यूज किया तो पूरा टाइट्रेशन रॉन्ग। सोचो आप टाइट्रेशन कर रहे हो, सब स्टेप सही, लेकिन एंड पॉइंट ही गलत डिटेक्ट हो गया। क्यों? सिर्फ इंडिकेटर गलत है। इंडिकेटर का काम होता है एंड पॉइंट शो करना, यानी जहाँ रिएक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन हर इंडिकेटर हर टाइट्रेशन के लिए सूटेबल नहीं होता। इंडिकेटर किस टाइट्रेशन के लिए सूटेबल है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सी द रूल नंबर 1, द गोल्डन रूल। इंडिकेटर का कलर चेंज उस पेज पर होना चाहिए जो टाइट्रेशन के एंड पॉइंट के क्लोज हो। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, इंडिकेटर का वही कलर होना चाहिए जहाँ रिएक्शन एक्चुअली फिनिश होता है, ठीक है। मतलब उसके इक्विवेलेंस पॉइंट के बिल्कुल करीब तरीन, अगर 7 था तो उसके करीब तरीन क्या है, 6। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, कलर चेंज शार्प होना चाहिए, मतलब सडन और क्लियर। ऐसा नहीं कि कलर जब वो बिल्कुल स्लो स्लो चेंज हो तो वो कंफ्यूज करेगा। स्टूडेंट बोले रेड है या फिर पिंक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो वो रेड हो या फिर ब्लू हो, ठीक है। बट एक कलर आ रहा है दैट इज पिंक, वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो सेकंड रूल ये है कि जो कलर है वो शार्प होना चाहिए। हर इंडिकेटर एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में कलर चेंज करता है, इसको कहते हैं इंडिकेटर रेंज। अब इंडिकेटर रेंज क्या है? यूजुअली 2 pH पॉइंट्स, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 और 7, अगर वो 5 से 7 पे जंप करता है फिर उसका कोई ना कोई एक कलर चेंज होगा। मतलब इंडिकेटर ग्रेजुअली नहीं, एक लिमिटेड रेंज में ही चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल, इसलिए जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एक अलग इंडिकेटर होगा और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एक अलग होगा। इंडिकेटर का सिलेक्शन पीएच डिपेंड करता है कि पीएच चेंज रीजन के है। सपोज जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसके लिए इंडिकेटर हम नेफ्थलीन यूज़ करेंगे, और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो उसके लिए हम थायमोल ब्लू यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, गोल्डन एग्जाम टिप ये है कि आपने ये जो 3 पॉइंटर्स हैं ये लाजमी उसमें लिखने हैं। फर्स्ट वन, इंडिकेटर का पीएच इक्वलेंस पॉइंट के क्लोज होना चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंटर इज शार्प कलर चेंज आना चाहिए, इन बिटवीन कुछ नहीं होना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और इंडिकेटर रेंज जो है वो मैक्सिमम 2 pH यूनिट्स होनी चाहिए। तो मतलब इससे आपके डायरेक्टली 3 to 4 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये वो पॉइंट्स होते हैं जो एक एग्जामिनर को चाहिए होते हैं। जब आप ये पॉइंट्स उसमें लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप मार्क्स ग्रैब कर पाएंगे। अब आप कभी गलत इंडिकेटर चूज नहीं करोगे। तो स्टूडेंट्स, मैं एक लाइन मेमोरी ट्रिक आपको बता देती हूँ जिससे आप पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक शॉर्ट लाइन में उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। राइट पीएच होनी चाहिए और शार्प चेंज होना चाहिए, ठीक है। अगर शार्प चेंज और राइट पीएच है तो इसका मतलब है कि आप जो इंडिकेटर यूज करें दैट इज परफेक्ट। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक ग्राफ नहीं, ये मार्क्स का शॉर्टकट है। अगर आप समझ गए टाइट्रेशन कर्व, बोर्ड में 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। टाइट आपको पहले जो 3 टर्म्स हैं वो याद होनी चाहिए। वो क्या है उनको पहले समझे। टाइट्रेशन कर्व क्या है? ग्राफ ऑफ पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। पीएच आप वाई एक्सिस पे लिखते हैं और जो टाइट्रेंट आप ऐड करते हैं दैट इज ऑन एक्स एक्सिस। और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? वो मोमेंट है जब आपका एसिड और बेस बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है? इंडिकेटर कलर चेंज। इससे आपको ये पता चलता है कि टाइट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम 1 by 1 2 केसेस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट केसेस जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर आपकी टाइट्रेशन कर्व क्या होगी, कैसे बनेगी।
लेट्स सपोज आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं HCl और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी टाइट्रेशन कैसे होगी और किस तरीके से होगी। हम पहले ग्राफ को यहाँ पर देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें, लेट्स सपोज के शुरू में आपके पास HCl था, ठीक है। अब इस टाइम पे आपकी जो pH है वो बहुत लो है, दैट इज बिलो 2, ठीक है। मतलब क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होगा, तो मतलब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो pH एसिड के केस में लो होती है, दैट इज़ लो। जैसे जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करते जाएंगे NaOH, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे जैसे हम इस बेस को ऐड करते जाएंगे तो जो यहाँ पर जो OH है ये इस हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो अब pH क्या होगी, क्योंकि इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो pH पहले कम थी, अब क्या हो जाएगी, सडनली इंक्रीज होगी। ये जो इंक्रीज आ रहा है कर्व के अंदर, अगर आप देखें तो अब ये क्या करेगा, एक सिस्टमेटिकली एग्जैक्टली ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो pH यहाँ पर आ रही है, ये जो आपको डॉटेड पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर pH जो है वो 7 है। मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पर एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, मतलब ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, ठीक है। अब आगे देखें, अब आपके पास जैसे ये इक्विवेलेंस पॉइंट पर पहुँचते हैं उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अब इनकी pH 7 हो गई है, एसिड और बेस न्यूट्रल हो गए हैं, बट स्टिल आपके पास एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो अब टाइट्रेशन कर्व क्या होगी, ऊपर की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रही है, दैट इज़ इन बिटवीन 12 to 10। तो आप इसको 10 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब टाइट्रेशन कर्व जो है वो स्ट्रीप चली गई है फ्रॉम 4 to मैक्सिमम अबाउट 10 यहाँ तक, ठीक है। तो आपकी जो टाइट्रेशन है उसमें ये जो कर्व है वो एक स्टीप इंक्रीज आया है, मतलब वो 4 से पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पे गई, 7 पे, और फिर जब तक टाइट्रेशन कंप्लीट हुई तो आपके पास कलर जो चेंज हुआ वो 10 pH पे हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अपनी एक टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ। उस टेबल से आपने pH रेंज को और उसके साथ साथ इक्विवेलेंस पॉइंट को देखते हुए देखना है कि आपके पास जो इंडिकेटर है वो कौन सा यूज़ होगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज ये यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, हमारे पास जो केस हम स्टडी कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। यहाँ पर जो हमारे पास pH रेंज आई है वो जो हमने अभी जो कर्व देखा है वो है 10 तक है, ठीक है। मतलब इन बिटवीन 8.2 to 10 तक राइज आया था, और उसका जो कलर जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, डेट से कलरलेस। तो अभी अगर आप देखें, क्योंकि वो एसिडिक है और बेसिक भी है, तो आपके पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपके पास जो इंडिकेटर यूज़ होगा वो फेनेफ्थलीन यूज़ होगा। तो यहाँ से आप pH रेंज को और टाइप ऑफ टाइट्रेशन को और उनके एसिड और बेस के कलर्स को देखकर तो आप इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं द सेकंड केस। जो आपके पास सिचुएशन है, सेकंड केस है, उसमें आपके पास यहाँ पर देखिए तो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को यूज़ करते हुए टाइट्रेशन करनी है। इसके लिए क्या टाइट्रेशन कर्व होगा तो आप उसको देखें। इनिशियली आपके पास वीक बेस है, वीक बेस पार्शियली डिसोसिएटेड होती है, तो उसका मतलब है कि आपके पास जो pH है वो ग्रेटर देन 7 तो है बट लेस देन स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस की pH जो है वो 14 होती है, ठीक है। तो उससे तो कम है बट 7 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर है कहीं 10 to 12, 10 to इन बिटवीन 12, ठीक है। अब यहाँ पर जो OH है, OH नेगेटिव, ये इनिशियली क्या है, आपकी जो बेस है वो पार्शियली डिसोसिएटेड है। अब आप इसमें जैसे ही HCl ऐड करते हैं, HCl ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है वो इस OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपके पास जो OH की कंसंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये डिक्रीज होगी तो मतलब आपका अब जो pH शिफ्ट है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आपके पास अब बेस जब होता है आपके पास तब आपकी pH इंक्रीज होती है, और जब वो एसिडिक की तरफ शिफ्ट करता है तो आपकी pH जो है वो कम होती है। इसलिए आप देखें तो अब कर्व जो है वो
डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। अब एक सिचुएशन आती है जिसमें एक बफर लाइक रीजन बनता है, जिसमें आपके पास वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड मतलब सॉल्ट बन रहा है, तो पीएच जो है वो स्लोली चेंज हो रहा है और एक इक्विवेलेंस पॉइंट आपके पास आएगा, दैट इज इन बिटवीन 4 and 6 pH, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास इन बिटवीन जो पॉइंट आ रहा है, ये पीएच बन रही है 5.27, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन कर्व के केस में जो इक्विवेलेंस पॉइंट है दैट इज 5.27। अब स्टूडेंट्स हम गौर करें, इक्विवेलेंस पॉइंट इज लेस देन 7। लेस देन 7 मीन्स कि ये शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स एसिडिक डोमिनेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब पीएच जो है इसके बाद डायरेक्टली एक टाइम आएगा जब ये बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी, ठीक है। मतलब अब आपकी पीएच जो है वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो गई है रैपिडली, ये भी एसिड को डोमिनेट कर रहा है। तो अब इस केस में हम कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे? अगेन हम कंपैरिजन करते हैं टेबल से। मैं आपको एक टेबल जो है वो शो करवा देती हूँ। टेबल से हमने लास्ट टाइम भी कंपैरिजन किया था फर्स्ट केस को स्टडी करने के लिए। अब यहाँ पर देखें, आपके पास जो रेंज आ रही थी वो 5.27 समथिंग थी, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो था वो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। इसमें देखें तो पीएच रेंज इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू जो हमने अभी इक्विवेलेंस पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया है? मेथाइल ऑरेंज। तो मतलब जब हमने फर्स्ट केस स्टडी किया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, उस टाइम पे आपके पास जो पीएच रेंज आ रही थी दैट इज़ बिटवीन 8.2 to 10। तो उस टाइम पे हम जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो नेफ्थलीन होगा। बट जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे आपके पास कौन सी रेंज थी पीएच की? 3.2 to 4.5। बट हमारे पास जो आई थी दैट वाज 5.27। तो मतलब वो इसके करीब ही है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे दैट विल बी मेथाइल ऑरेंज। एक क्विक से एग्जाम टिप्स देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने लिए सेव कर लें, नोट्स बना लें, ताकि आपको बाद में एक इतना ज़्यादा टाइम ना लगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्योंकि आपने एक बार जब एक वीडियो देखी है, एक बार कॉन्सेप्ट ले लिया, तो आप सिर्फ एक क्विक एग्जाम टिप पे देखेंगे तो आपको फ़ौरन से याद आ जाएगा कि आपने क्या किया है। सो स्टूडेंट्स, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो उस टाइम पे जो इक्विवेलेंस पॉइंट आपके लिए आया था दैट वाज न्यूट्रल, ठीक है। और उसके लिए जो हमने इंडिकेटर यूज़ किया है, क्योंकि उसकी रेंज यही में फॉल करी थी इन बिटवीन 8 to 10, तो उसके लिए हमने जो इंडिकेटर यूज़ किया था वो नेफ्थलीन था। फिर बाद में जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस थी, उस टाइम पे इक्विवेलेंस पॉइंट आपका नियर टू एसिडिक आया था 5.27। और उसके लिए जो हमारे पास जिस रेंज में आपके पास इंडिकेटर फॉल कर रहा था दैट वाज मेथाइल ऑरेंज। फिर उसके बाद आपने टाइट्रेशन कर्व थिकनेस देखी तो वो इंडिकेटर चॉइस का क्लू दे रही थी, ठीक है। कर्व अगर जब आपके पास 10 तक जा रही थी तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल से 10 की तरफ गई है, तो उस टाइम पे नेफ्थलीन यूज़ किया। और फिर जब वो स्ट्रॉन्ग हमने एसिड यूज़ किया था और वीक बेस, उस टाइम पे आपका इक्विवेलेंस पॉइंट ड्रॉप कर रहा था पीएच को, दैट वाज टूवर्ड्स एसिडिक, ठीक है। मतलब वो 4 से डाउनवर्ड जा रहा था। तो उस टाइम पे आपको ये जो कर्व है वो स्टीकनेस मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है या डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, तो आपको उसका इंडिकेशन हो जाएगा कि आपके पास कौन सा इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, नेफ्थलीन यूज़ करना है और आइदर मेथाइल ऑरेंज यूज़ करना है। आपने सबसे पहले ऑलवेज चेक पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर वर्सेस इक्विवेलेंस पॉइंट, ये सबसे मेन पॉइंट है। जैसे मैंने आपको ग्राफ, वो जो एक ग्राफ था उसको मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि पीएच जो रेंज है उसको आप इक्विवेलेंस पॉइंट के साथ किस तरीके से मैच कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा था, जब वो एसिडिक था या तो वो न्यूट्रल था, तो हम पीएच रेंज के साथ मैच करके, तो मैं आपको बता रही थी कि कौन सा आपने इंडिकेटर यूज़ करना है। तो ये वो सिंपल 4 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, और अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जिस तरीके से भी कॉन्सेप्ट आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक और केमिस्ट्री ट्रिक जो बोर्ड में बार बार आती है। अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।